गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा किस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। जनरल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक्सपेंशन के अंदर। आज की वीडियो के अंदर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम के, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, इफ द सेकेंड, थर्ड and fourth terms in the expansion of x plus a whole power n। आपके सामने एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस एक्सपेंशन के अंदर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स आर 240, 720 एंड 1080 रिस्पेक्टिवली। इस एक्सपेंशन के अंदर सेकेंड टर्म हमें पता है, थर्ड टर्म हमें पता है और फोर्थ टर्म हमें पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a और n। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि एक एक्सपेंशन आपके सामने जिसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का हमें पता है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, a एंड n। सबसे पहले सेकंड टर्म को आप लिख सकते हो t2। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू, अगर एक्सपेंशन आपके सामने x प्लस a की पावर n है, इट मीन्स nc1 x की पावर में n-1 और a की पावर में 1। क्लियर है? जनरल टर्म की हेल्प से। और ये किसके इक्वल है? 240 के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है आपके पास थर्ड मीन्स nc2 x की पावर में n-2 और a की पावर में 2 दैट इज इक्वल टू 720। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड आपके सामने है फोर्थ, दैट इज nc3 x की पावर में n-3 a की पावर में 3 दैट इज इक्वल टू 1080। ये आपके सामने कोई भी थर्ड इक्वेशन है। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। काम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से। nc1 x की पावर में n-1 a की पावर 1 डिवाइडेड बाई nc2 x की पावर में n-2 a की पावर में 2 दैट इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 720। क्लियर है? a1 से a की पावर 2 कटे a बचा और ऊपर आपका x बचा। ये 3 टाइम्स कट गया। क्या बचा? nc1 दैट इज n और x बचा डिवाइडेड बाई nc2 को लिख सकते हो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, आपका 2 ऊपर चला गया और एक a बचा दैट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? यहां से x अपॉन, देखिए n से आपका n कट गया और x अपॉन a आ गया n-1 डिवाइडेड बाई 6। ये मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? अब थर्ड टर्म को या सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करते हैं। आपके पास सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। nc2 x की पावर में n-2 a की पावर 2 डिवाइडेड बाई nc3 x की पावर में n-3 a की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 720 अपॉन में 1080। क्लियर है? इसके बाद a स्क्वायर से a की क्यूब कटा, a बचा और यहां पे आपका x बचा। 0 से 0 ये हो गया 2, ये हो गया 3। 36 पे अगर काटे तो 36 इंटू 2 होता है 72 और इंटू 3 करेंगे तो 108। nc2 होता है n इंटू n-1 अपॉन में 2, यहाँ एक x बचा। nc3 होता है n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 6, आपका 6 चला गया ऊपर दैट इज इक्वल टू 2/3 और एक a और बचेगा यहां पे। क्लियर है? आगे चलते हैं। n से n कट गया, n-1 से n-1 कट गया, ये हो गया 2 3 जा 6। यहां बचा x अपॉन में a दैट इज इक्वल टू 2 आपका ऊपर गया, ये आपका नीचे आया, 3 इधर आया, 9 हो गया और n-2 आपका ऊपर गया। क्लियर है यहां तक? x अपॉन में a और निकल गया। ये आपकी हो गई फिफ्थ इक्वेशन।
आपने फोर्थ इक्वेशन को फाइंड आउट किया, फिफ्थ इक्वेशन को फाइंड आउट किया। इसके बाद काम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या कंपेयर करते हैं। देखिए x बाई ए बी इसके इक्वल है, x बाई ए बी इसके इक्वल है, दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ n-1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2/9 और n-2। क्लियर है? सोल्व करते हैं। देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले इसकी इधर मल्टीप्लाई करते तो 9n-9, 6 को इधर ले जाते होगे 12n-24, 24 इधर आए हो गया 15 और ये हो गया 3n। यहाँ से n की वैल्यू आगे 5। क्लियर है? इस n की वैल्यू 5 को इन इक्वेशन 4 में करते हैं। 4 चले x अपॉन में 8 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 6, x आ गया 4/6 दैट इज 2/3, x अपॉन में a हो गया 2/3। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी nc1 x की पावर में n-1 a की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 240। n की वैल्यू को 5 पुट करते हैं यहाँ पे। ये कहाँ से है, अभी हमने फाइंड आउट किया है। ये बन गया 5c1 x की पावर में 4, क्योंकि यहाँ पे भी 5 रखेंगे, डॉट में a दैट इज इक्वल टू 240। 5c1 होता है 5 x की 4 डॉट a दैट इज इक्वल टू 240। यही से कैंसिल हो गया 48 टाइम्स, यहाँ से x की पावर 4 a आ गया 48। क्लियर है? a फाइंड आउट किया 48 अपॉन में x की पावर 4। क्लियर है? अभी हमने x अपॉन a को 2/3 फाइंड आउट किया था। इससे पहले वाले स्टेप में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, इससे पहले हमने x बाई a को 2/3 फाइंड आउट किया था। इसमें a की वैल्यू डालते हैं 48 अपॉन में x की 4। यहाँ पे क्या बन गया, x अपॉन में 48 इंटू एक्स की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2/3। 3 पे कट गया 16, 16 को इधर भेजते हैं, ये हो गया 32। एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 32, एक्स आ गया 2, क्योंकि 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। क्लियर है? एक्स पता लग गया, एन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो दैट इज 5। इस एक्स की वैल्यू को यहाँ डाल लेते हैं। एक्स अपॉन में ए इज इक्वल टू 2/3 था, x की वैल्यू 2 है, ये हो गया 2 अपॉन में a दैट इज इक्वल टू 2/3। 2 से आपका 2 कट गया और a की वैल्यू क्या आ गई 3। यही अपना क्वेश्चन था। x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस वन। आपके सामने एक एक्सपेंशन दिया है जिसकी आपको 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। सबसे पहली बात, जब भी आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाए, बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्टिंग से ले लीजिए या एंड से ले लीजिए, हमेशा सेम होता है। थर्ड टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो होगा NC2। याद रखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहे स्टार्टिंग से हो चाहे वो एंड से हो, हमेशा सेम होता है, दैट इज इक्वल टू 45। क्लियर है? ओपन करते हैं, NC2 को लिख सकते हो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45। ये हो गया n स्क्वायर माइनस में n दैट इज इक्वल टू 90, n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर है? फैक्टर बने n-10 और n+9 दैट इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 10 और एक -9। क्लियर है? नेगेटिव तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो n होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये तो होगी रिजेक्ट। अब n की वैल्यू 10 कंसिडर करते हैं। अपने पास एक्सपेंशन था y की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 की होल पावर n। तो एक्सपेंशन क्या बन गया, अब y की पावर 1/2 x की पावर 1/3 की होल पावर में 10 बन गया, क्योंकि यहाँ पर n था, n की वैल्यू हमने 10 फाइंड आउट की थी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ये पूछा गया था फाइंड द 6th टर्म मीन T6 दैट इज इक्वल टू 10C5
y की पावर 1/2 की पावर 5, ये 5 कहाँ से आया है, इसमें से इसको माइनस करने के बाद, और x की पावर 1/3 ऑलरेडी हमारे पास एक्सपेंशन के अंदर है, इसकी पावर वो होगी जो कॉम्बिनेशन में नीचे है। क्लियर है। 10 से 5 को लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये हो गया y की पावर में 5/2 और x की पावर में 5/3। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। एक को सेम लिख देते और एक को ओपन कर लेते हैं। क्लियर है। ये इससे कैंसिल हो गया। 5 इंटू 2 होता है 10, 10 से आपका 10 खत्म। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। 9 इंटू 4 होता है 36, इंटू 7 करेंगे 252। y की पावर में 5/2 और x की पावर में 5/3। क्लियर है, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपके सामने एक एक्सपेंशन है, इसकी जो मिडल टर्म है वो 1120 है, मतलब 1120 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? सबसे पहली बात, इसकी मिडल टर्म देखते हैं कौन सी होगी। यहां पर जो इंडेक्स है वो 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो गई 9। ये एक ओड नंबर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओड नंबर के अंदर एक मिडल टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? एक मिडल टर्म। पता कैसे लगता है कौन सी होगी? जो आपके पास पावर है, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1, ये हो गया 5th। इट मीन्स इस एक्सपेंशन के अंदर जो 5वीं टर्म है वो आपकी मिडल टर्म होगी। अब एज पर द क्वेश्चन आपकी जो 5वीं टर्म है दैट इज 1120। समझ गए होंगे। आइए पहले इस एक्सपेंशन की हेल्प से 5वीं टर्म निकालते हैं। मीन्स T5 दैट इज इक्वल टू 8C4 p/2 की पावर में 4 और 2 की पावर 4, क्योंकि आपके पास एक्सपेंशन ही इस तरीके का है। क्लियर है। आगे चलें। देखिए 8C4 को क्या लिख सकते हो? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, p की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4 डॉट में 2 की पावर 4। ये इससे कैंसिल हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 5th टर्म है वो 1120 है, मतलब इसकी जो मिडिल टर्म है, तो मैंने इसको 1120 के इक्वल रख दिया। यहाँ से आपका 1120 इज इक्वल टू आया 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल p की पावर 4। क्लियर है। नाउ 1120 इक्वल टू 8 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई 4, और एक 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। यहाँ पर एक 4 फैक्टोरियल और आएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। ये तो समझ गए होंगे। यहाँ पे एक फैक्टोरियल और आएगा क्योंकि वो 8C4 था। 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 8 में से 4 अगर आप घटाओगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा। ओके, ये आपका कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8, 8 से आपका 8 खत्म। 3 2 जा 6 और p की 4 एज इट इज। यहाँ बचा 1120 डिवाइडेड इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14 इंटू 5 करोगे 70 p की 4। क्लियर है। ये इससे कैंसिल हो गया 16 टाइम्स। p की 4 आया 16 और p की वैल्यू आ गई +-2। दिस इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज 405। आपके सामने एक एक्सपेंशन है, इसके अंदर एक ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है और वो 405 के इक्वल है। तो बताना इस k की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले इसके जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म निकलती कैसे है? TR+1 इज इक्वल टू 10CR √x की पावर में 10 - r और k अपॉन में x का स्क्वायर की पावर में r। क्लियर है। 10CR x की पावर में 10 - r अपॉन में 2 k की पावर r
और x की पावर में हो गया 2r। 10cr x की पावर में 10 माइनस r अपॉन में 2 k की पावर r, और ये हो गया ऊपर जाके माइनस में 2r। 10cr x की पावर 10 माइनस r अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड कर लेते तो ये माइनस 2r यहाँ पे लग गया, और k की पावर r। क्लियर है? 10cr x की पावर में 10 माइनस 3r अपॉन में 2, माइनस में 2r करेंगे तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं 5r। समझ गए होंगे, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस 4 करेंगे तो -5, k की पावर हो गई r। हम चाहते हैं ये नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और ये कब नहीं होगा? जब हम इसको 0 पुट करेंगे। यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि ये इधर जाके 0 हो गया, 5 इसके नीचे गया, ये हो गया 2। इट मीन्स यदि हम r की जगह पे 2 पुट कर देते हैं या 2 रख देते हैं तो t3 बन जाता है 10c2 और k की पावर में 2, क्योंकि ये तो हट गया एक तरीके से, x की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो टर्म निकल के आई ये आपका 405 के इक्वल है। 10c2 k² इज इक्वल टू 405। आपको k की वैल्यू बतानी है। 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बचा k² इक्वल टू 405। 2 पंजे 10, 5 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 k² इक्वल टू 405। क्लियर है? ये इससे कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो आपके पास k की वैल्यू 2 निकल के आई, एक +3 और एक -3। स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन थे वो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और लॉजिकल क्वेश्चन थे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में, एग्जाम्स में आते हैं और एंट्रेंस में भी आते हैं। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बेफिक्र होकर किसी भी समय मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।